हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको बॉश लिमिटेड कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर हम हर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आते हैं। और अगर हमने अभी तक आपकी कोई कंपनी हो जिसमें आपने निवेश कर रखा है और उसका एनालिसिस अगर हमने अभी तक नहीं किया है तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसके लिए भी एनालिसिस लेकर आएंगे। हम रोज के दिन के 2 फंडामेंटल एनालिसिस पोस्ट करते हैं हमारे चैनल के ऊपर, और ये हम करते रहेंगे जब तक हमारे सारे कंपनीज का शेयर एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको सारे शेयरों का एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉश लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है। बॉश, देखिए, बॉश लिमिटेड कंपनी का काम है वो है ना ऑटोमोटिव प्रोडक्ट को बनाती है। अब ऑटोमोटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं? देखिए, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे कि कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गई। इन तीनों के अंदर जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जैसे कि इन तीनों के अंदर के जो टायर्स होते हैं, इंटीरियर्स और जो इनका जो मिरर्स होते हैं, वो सब प्रोडक्ट को ये बनाने के का काम करती है। मतलब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं उसको ये बनाने का काम करती है। तो देखिए, कंपनी का काम तो खासा ही बढ़िया है क्योंकि ये कार के प्रोडक्ट, ट्रक के प्रोडक्ट्स और अपनी बस के प्रोडक्ट्स, इन तीनों के प्रोडक्ट को बनाने का ये काम करती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया काम है। और मेन बात ये कि ये काम कभी बंद नहीं होगा क्योंकि हर साल इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उसी के साथ में इसके लिए भी एक बहुत ही फायदे वाली ये बात है। अब आपको मैं कंपनी का डेटा दिखाता हूं। आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 88.21 और आपको मिल रहा है 62.95 पे। मतलब सेक्टर, अगर ये अपने सेक्टर के पी को भी छू लेता है तो आपको आराम से इसमें 25% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके पीबी को देखेंगे तो इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो इसका निकल कर आता है वो सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा है। तो एक तरीके से दोनों का अगर हम मिला दे तो शेयर का जो प्राइस है अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड भी नहीं है और नहीं ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी है। और देखिए, सेक्टर में डिविडेंड यील्ड 0.77% है और इसमें 0.75% का डिविडेंड यील्ड आपको मिलता है। लेकिन अगर ये शेयर अभी थोड़ा सा, मतलब अगर 500 या 1000 रुपये भी ये शेयर गिर जाता है तो इसमें आपको आराम से सेक्टर के बराबर का डिविडेंड मिलेगा। अब इसकी अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो एक लार्ज कैप स्टॉक है। वैसे तो मिड कैप के जस्ट पास में ही इसका मार्केट कैप है। देखिए, 40,888 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो ये देखिए 0.99 का इसका बीटा है। मतलब ये ना तो कम रिस्क वाला स्टॉक है ना ज़्यादा रिस्क वाला स्टॉक है, ये एक न्यूट्रल स्टॉक है। मतलब अगर मार्केट जितना बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से इसमें भी आपको मोमेंटम नजर आता है। अब आप कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखिए। देखिए, पिछले मतलब जो 2017 से लेके 2019 तक तो कंपनी के रेवेन्यू, मतलब जो कंपनी की सेल थी वो लगातार बढ़ती गई और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 3 साल तक लगातार गिरती गई। और इस बार तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और गिर गई है और 2019 के मुकाबले तो ये आधी से भी ज़्यादा कम हो गई है। और इस बार तो कंपनी के 2000 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू या फिर कंपनी की जो सेल थी वो भी कम हो गई है। तो देखा जाए तो कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई है। और मेन बात यह है कि पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट नजर आ रही है और जो कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। देखिए, इसके पीछे ये रीजन भी हो सकता है कि जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हों, तो उसके कारण भी कंपनी के जो ये एट दी एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो कम निकल कर आया है। लेकिन हमको मेन ये सेल्स भी मैटर करती है। देखिए, कंपनी की जब अगर सेल्स हर साल बढ़ रही है तो मतलब कंपनी के धंधा तो कंपनी का हर साल बढ़ रहा है, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम निकल कर आता है। लेकिन 2020 में कंपनी का बहुत ज़्यादा ही पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एकदम अट्रैक्टिव है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिविटी जरूर है। देखिए, इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 70.54%।
मतलब 70% स्टेक तो प्रमोटर्स के पास ही पड़ा हुआ है, सिर्फ 30% मार्केट में राउंड ओवर हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए जब कंपनी के प्रमोटर्स की अपनी कंपनी के अंदर इतना स्टेक होता है तो वो बताता है कि उनको अपनी खुद की कंपनी में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना ट्रस्ट है, उनको पूरा यकीन है कि कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी। अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो 1.67% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। इसमें DII की होल्डिंग भी जमकर 12.42% की होल्डिंग्स है। FII की भी इसके अंदर 6.66% की होल्डिंग्स है और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी इसके अंदर 8 से 9% की होल्डिंग है। तो देखा जाए तो सबके पास बराबर बराबर होल्डिंग है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास होल्डिंग नहीं बढ़ी है। सिर्फ म्यूचुअल फंड के पास थोड़ी नहीं के बराबर होल्डिंग है, लेकिन फिर भी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बढ़िया अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। अब ये आपको मैं कंपनी का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो भी आपको मैं क्वार्टर वाइज बताता हूँ। अब ये देखिए जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी ने टोटल इनकम कंपनी की थी 2377 करोड़ और उसके बाद में आपको पता है कोरोना हो गया था। तो कोरोना के समय में कोई कार वार नहीं खरीद रहा था, ऑटोमोटिव पार्ट तो दूर की बात है। तो तब 1164 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम तब भी निकल कर आई, वैसे आधी हो गई, लेकिन उस समय आप सभी को पता है कि अप्रैल से ऑलमोस्ट मिड जून तक सबका धंधा बंद था। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई फिर से कंपनी की जो टोटल इनकम निकल कर आई वो निकल कर आई 2580 करोड़ की और यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 203 करोड़ की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। तो देखिए मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। बिजनेस तो चल रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस 2670 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंस है और 2580 करोड़ की कंपनी की इनकम है। मतलब जितना कंपनी की जितनी सेल्स नहीं हुई है उससे ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले 3 साल से लगातार कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरती जा रही है। तो इसके पीछे ये रीजन है कि कंपनी के एक्सपेंसेस पे थोड़े कंट्रोल नहीं है। तो अगर कंपनी एक बार अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में ले आएगी तो एट दी एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का ज्यादा निकल कर आएगा। देखिए इस बार कंपनी के जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 120 करोड़ का घाटा किया था और इस बार 64 करोड़ का घाटा कंपनी ने किया है। लेकिन वो भी 90 करोड़ का होता, लेकिन वो 26 करोड़ का कंपनी को इसके अंदर टैक्स रिफंड मिल गया। तो उसके बावजूद कंपनी का ये 64 करोड़ का घाटा हुआ है। अगर ये टैक्स रिफंड नहीं मिलता तो कंपनी के 90 करोड़ का घाटा कंपनी का होता। लेकिन अगर आप कंपनी के आरओई को देखेंगे तो कंपनी का आरओई भी खासा पुअर नजर आ रहा है। आप ये देखिए 2018 में 13.73 का कंपनी का आरओई था, फिर उसके बाद में ऑल्दो बढ़ा, लेकिन एक साल में सीधा 10% की गिरावट कंपनी के आरओई में देखने को मिली है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात जरूर है। अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो इसमें भी वही फैक्टर इन है। आप ये देखिए 13 से 24, फिर 24 से सीधा 17 हो गया, मतलब 7% की गिरावट पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि कंपनी का जो 2019 से 20 वाला जो फिस्कल ईयर था वो कंपनी के लिए बहुत ही बुरा वाला फिस्कल ईयर था, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ थी वो एकदम से बिल्कुल ही डाउन हो गई है। और अगर आप कंपनी के आरओए देखेंगे तो वो भी देखिए पिछले साल के मुकाबले इसमें भी 8% की गिरावट कंपनी के आरओए में भी देखने को मिली है। तो देखिए हर जगह कंपनी में गिरावट है और हर जगह थोड़ी सी नेगेटिविटी कंपनी के अंदर नजर आ रही है। अब आप कंपनी के अगर लेवरेज रेशियोज को देखेंगे तो कंपनी के जो डेट टू इक्विटी है, मतलब जो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी वो एकदम जीरो है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। लेकिन अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो कंपनी डेट फ्री होती है वो एकदम बढ़िया कंपनी होती है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है वो कंपनी के शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हर साल गिरावट देखने को मिल रही है। आप ये देखिए 647 से 176, फिर 161, मतलब हर साल कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो घट रहा है। इसका मतलब ये कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की क्षमता है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। ये वैसे जो इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म डेट है, उतना कंपनी के लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन ये भी थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस कंपनी का दिखा रहा है। अब आप ये देखिए
ये इसका भाव है 13,856.55 और पिछले सेशन में इसने फ्लैट कारोबार किया, सिर्फ 0.05% की गिरावट के बावजूद ये क्लोज हुआ है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 7 रुपये ये नीचे क्लोज हुआ है। देखिए इसका जो पहले जो इसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस था, मतलब ये जब बढ़िया मुनाफा कमाता था, तो जब इसका शेयर का प्राइस देखिए आप 25,770 का ये ऑल टाइम हाई है इसका, और ये आपको मिल रहा है कितने में, 13,850 में। मतलब लगभग ये आपको 50% डिस्काउंट पे ये पहले से ही मिल रहा है। मतलब मेरे ख्याल से तो जो इसका जो बुरा वक्त था वो इसके शेयर के अंदर फैक्टर इन हो गया है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बढ़िया बात है, क्योंकि शेयर इतना भागा हुआ नहीं है और शेयर में ये बातें फैक्टर इन भी हो गई है। अब देखिए मेरी माने तो ये बॉश कंपनी एक तरीके से लग रही मेरे को बढ़िया कंपनी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसका कंपनी का एक फैक्टर है जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो है इसके एक्सपेंसेस पर कंट्रोल। कंपनी के एक्सपेंसेस के ऊपर कोई कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात जरूर यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस पर कंट्रोल हो गए और कंपनी का उसके बाद क्या होगा, नेट प्रॉफिट कंपनी का बहुत बढ़िया निकल कर आएगा। तो मेरे ख्याल से अभी 1-2 साल में कंपनी अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि कंपनी की जो सेल्स है वो तो हर साल बढ़ रही है, तो मतलब कंपनी का जो नॉर्मल धंधा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सपेंस में दिक्कत है। एक बार एक्सपेंस कंट्रोल में आ गए, कंपनी का नेट प्रॉफिट एकदम बढ़िया निकल कर आ गया, तो ये शेयर आपको इसके ऑल टाइम हाई पर फिर से कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ये ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ बस। अब रही बात इसको किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए अभी बाजार चढ़ा हुआ है और अभी भी मेरे ख्याल से Q3 में भी इसके रिजल्ट मेरे ख्याल से इतने बढ़िया नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसका अगर फर्स्ट बाय बनता है तो वो बनता है 12,500 रुपये पे। हाँ दोस्तों, इसका 12,500 रुपये पे इसका फर्स्ट बाय बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि इसमें अगर आप 1 लाख रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20,000 रुपये, मतलब हाँ, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक शेयर ही खरीदे, ज्यादा शेयर मत खरीदिए। ये शेयर इतना भी बढ़िया नहीं है, मतलब एकदम श्योरिटी से इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतना बढ़िया मेरे को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक शेयर लीजिए। मतलब अगर आप बाई चांस 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो आप 10 शेयर लीजिए, तो आप वैसे अपना प्रपोर्शन सेट कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको बॉश लिमिटेड कंपनी के शेयर का एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो और अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस भी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी कंपनी का एनालिसिस चाहिए। मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड नाइस वीकेंड।